कि हिजबुल्लाह के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी है, वो चलती रहेगी, और ये मिशन जो रोरिंग लायन उन्होंने नाम दिया था अलॉन्ग विद एपिक फ्यूरी, उसमें उन्होंने एक भी शॉट फायर नहीं किया है ईरान के ऊपर। तो ही इज रिस्पेक्टिंग दैट, और उन्होंने 7 बारी बात की है यूएस प्रेसिडेंट से पिछले 40 दिनों में, जिसमें हर बार उन्होंने अपने पॉइंट्स की, अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल्स जा रहे हैं उसमें इजराइल के क्या कंसर्न्स हैं, और अमेरिकन टीम ने इनके सारे कंसर्न्स को अपने 15 पॉइंट्स में डाला हुआ है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जाएगा। लेकिन 2 रेड फ्लैग्स हैं। एक, हॉर्मुज पे ईरान का अभी भी क्लेम, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, वहां पे ट्रंप की एक हार हुई है। आज सुबह जब वो उठे हैं अमेरिका में, उसके बाद उन्होंने 2 पोस्ट किए हैं, उसमें उन्होंने जो मेजर रेड फ्लैग था उसको डेलिबरेटली नहीं बोला। उनका क्लॉज ये था सीज फायर का कि हॉर्मुज को फ्री करो। ईरान की आईआरजीसी मिलिट्री विंग ने हॉर्मुज को फ्री नहीं किया, बिल्कुल। उन्होंने रोक लगा रखी है। सुबह से 10 या 12 जहाज क्रॉस हुए हैं इंस्टेड ऑफ 100, और ऊपर से पैसे ले रहे हैं। तो पैसे वाले मुद्दे को ट्रंप ने बोला ये गलत है, रोक दो। लेकिन उनका जो ये वादा था कि इसको पूरी तरह से फ्री करना है, उस पे जो फ्री नहीं किया है आईआरजीसी ने, इस पे ट्रंप चुप हैं। तो उन्होंने एक और जगह अपनी हार मानी। और एक और नैना 30 सेकेंड्स, जी जेडी वांस को इस नेगोशिएटिंग टीम में डाल के ट्रंप ने एक और ब्लंडर किया है। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो इस तरह की नेगोशिएशंस होती हैं उसमें नहीं डाला जाता है, क्योंकि पावर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, कि अगर नेगोशिएटिंग टीम्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ मतभेद हैं, तो वो अपने हायर लीडर्स के पास जाते हैं, और हायर लीडर्स उसमें कहते हैं कि ठीक है ये पॉइंट ट्रेड ऑफ करो। लेकिन मुझे लग रहा है सर कि जो हायर लीडर्स हैं वो अगर तबाही की बात, धमकियों की बात, उड़ाने धमकाने की बात करें तो शायद वो कुछ समय शांत खामोश बैठे रहें तो ही ज्यादा बेहतर है, वरना वो हाल हो जाता है मेजर शेख नदीम जो ख्वाजा आसिफ कर बैठे। एक तरफ बातचीत की बात है, ऊपर से उन्होंने कैंसर जैसे उड़ाने या मौत या जो भी शब्दों का इस्तेमाल इजराइल के लिए किया, उसके बाद नाराजगी का सामना करना पड़ा, और हालात ऐसे हो गए कि पहले तो पोस्ट डिलीट करना पड़ा, और उसके बाद में खबरें ये हैं कि नाराजगी से बचाने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए नजर बंद कर दिया है, खामोश कर दिया कि कुछ देर के लिए शांत बैठ जाओ। देखिए, हर मुल्क के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अपने टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इजराइल एक इविल स्टेट है और ये पूरी दुनिया के लिए कैंसरस। अरे तो इजराइल ने पाकिस्तान को आतंकी स्टेट कह दिया ना, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा देश जो पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है, आतंक पालता पोसता, वो सच्चाई उजागर कर दी ना। ऐसे समय में तो खामोश रह सकते थे। देखिए, दूसरी बात ये कि ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इसराइल के खिलाफ तो हम सब बोलते हैं। हम तो आके यहाँ मीडिया पे आपके देखें कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अमेरिका को भी कंडेम किया था, और ये जितने भी ब्रूटैलिटी इन्होंने इस वॉर में की है, और जो इनकी इंसेनिटी है, जो इनका मेंटल वो लेवल है, उसको हर चीज को उन्होंने टारगेट किया, और हर चीज को उन्होंने डिफाइन किया कि ये जनाब ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो हमने हर फोरम पर भी इस बात को किया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाद में ठीक है किसी वजह से उन्होंने उसको डिलीट किया, और आई डोंट नो। लेकिन मेजर शेख नदीम, आप ये तो मानते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेंट कर देता है। पहले एक तरफ ये कहा जाए शहबाज शरीफ का कॉपी पेस्ट वाला वो जो पूरा वाकया हो जाता है, उसको डैमेज कंट्रोल हो पाता, उसके बाद में एक और बड़ा झटका हो गया। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आशीष साहब ने सर ने जैसे कहा है कि इस वक्त देखिए ये एग्रीमेंट ऑलमोस्ट पहले से हो चुका है, यानी 75 to 80% ये पहले से हो चुका था, क्योंकि अमान के अंदर इनकी जो निगोशिएशन हुई थी उसमें भी दे हैड ऑलरेडी रीच टू दी एग्रीमेंट। ये ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, और अमान के शाह ने नेक्स्ट डे उसको अनाउंसमेंट भी कर दी थी। हाँ, अब इसमें कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, एडिशनल चीजें ये हैं, जैसे सर ने कहा कि हॉर्मुज अब आ गई है, ईरान उसके ऊपर टॉल की भी बात कर रहा है, हॉर्मुज पे कंट्रोल की बात कर रहा है, और ट्रंप साहब ने जो उनकी डिमांड है कि हॉर्मुज को ओपन करें अनकंडीशनली। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो एक और एडिशन आ गया है वो है लेबनान का, क्योंकि ईरान ये समझता है कि इस जगह पीस करके आप उस जगह। अब इजराइल ने देखिए बड़े टाइम के ऊपर इसको सेंस किया कि क्योंकि उनको लगा कि अमेरिका इज गोइंग फॉर द सीज फायर एंड ही इज गोइंग फॉर द नेगोशिएशन, तो उससे बिफोर ही स्टार्ट तो उन्होंने उसको एज ए स्पॉइलर, क्योंकि वो उसको सैबोटाज करना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, जस्ट टू हैव द एनिहिलेशन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज वन बाय वन। ठीक है, ठीक है। आशीष जी कुछ रिएक्ट कर रहे थे सर, एक क्विक रिएक्शन जी। देखें मेजर, आपको ये समझना पड़ेगा कि लेबनान इज नॉट अगेंस्ट इजराइल, लेबनान इज इक्वली अगेंस्ट हमास। हमास नहीं, हिजबुल्लाह। लेबनान के क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ने कल बोला है कि हम वॉशिंगटन में इजराइल के साथ बात करेंगे, और उन्होंने सिमिलर वर्डेड
कॉशन दिया है इजराइल को और सिमिलर वर्डेड कॉशन दिया है हिजबुल्लाह को। उन्होंने बोला है कि हिजबुल्लाह शुड ले डाउन द आर्म्स। तो आप लेबनान मत बोलिए, सारा मुद्दा यहाँ हिजबुल्लाह का है, हिजबुल्लाह जो कि ईरान का प्रॉक्सी है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की ये प्रॉब्लम है। जी नैना जी मैं आगे बढ़ूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। वार्ता शुरू होने के पहले ही ईरानी स्पीकर ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर यह है कि पहले जिस तरह से दो अहम पॉइंट्स पर बातचीत की बात है, दो अहम पॉइंट्स अब तक साफ नहीं हुए हैं। पहला पॉइंट है लेबनान में बमबारी रुकनी चाहिए और दूसरा पॉइंट है ईरान की जो जब्त संपत्ति है उस पर भी स्थिति क्लियर हो। ईरान चाहता है कि जो उसकी संपत्तियां जब्त हैं विदेशों में उससे रिलीफ किया जाए। इस पर भी अभी तक कोई बातचीत हुई नहीं है। तो क्या बाकी बातचीतें हो चुकी हैं? जो 10 पॉइंट्स की बात थी, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि जो तमाम परिस्थितियां हैं वो पहले से सॉफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल एक तरफ जब बातचीत हो उसके पहले ये बड़ी बात है, वार्ता शुरू होने से पहले ही ईरान के जो स्पीकर हैं, संसद के स्पीकर गालिबाफ, वो खुद यहाँ पर इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अब इस बीच दो बड़ी बातें इनकी तरफ से कही गई कि जो दो प्रमुख बातें हैं जिसमें लेबनान का जिक्र उनकी तरफ से फिर किया गया, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अभी तक उस बारे में कोई भी बातचीत क्लियर होती हुई नजर नहीं आई है। यही जो हालात हैं। आज मैं एक बार जल्दी से मेजर शेख नदीम क्विक रिएक्शन ये आप मुझे बता दीजिए। इसके पहले भी कई बार बातचीत हुई, हर बार बातचीत के बीच में धोखे की बात रही और यही वजह है कि ईरान ने पहले ये कहा था कि भाई हम इस्लामाबाद की तरफ चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, इसीलिए क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ इन्फ्लुएंस रहता है, उनको ये इस्लामाबाद का मीडिएशन, पाकिस्तान का मीडिएशन भी साजिश वाला नजर आ रहा था। इसीलिए मौजूदा स्थिति में भी उनके इफ एंड बट डाउट्स लगातार नजर आए हैं। उनका ये कहा जाए 50-50 कंफ्यूजन भी नहीं, वो 80-20 वाला कंफ्यूजन है। 80% ना है उनका, 20% पे हाँ है उनका पाकिस्तान पर भरोसा और ज्वाइनिंग का। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि 75 to 80% तो पहले से एग्रीमेंट इनका और ऑलरेडी वो पहले से तैयार है। अभी जो एडिशनल चीज है, जैसे आपने ये बताया कि जो बाहर के मुल्कों में जो उनके एसेट्स हैं जो फ्रीज हुए हैं, तो वो भी वो चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी ये सारे प्रपोजल्स हैं, ये ओरल डिमांड्स हैं। आप मेरे सवाल को आप बाईपास करें, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं है ईरान को? देखिए पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। पहले दिन से उन्होंने कहा कि वी ट्रस्ट यू। इसीलिए आप लोगों ने कहा कि जी ये ड्राफ्ट अमेरिका से आया और उन्होंने उनको भेज दिया। उसके बावजूद अगर उसको फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर आप एक्सेप्ट भी कर ले, तो ईरान ने फौरन इससे पहले का कोई सोचते उन्होंने कहा जी बिल्कुल वी आर रेडी, ओके, और सीज फायर। और ये दो पॉइंट्स के ऊपर जो इनिशियल दो पॉइंट्स, या ना मानू, पूरी दुनिया देख रही है, उसमें आया है ना क्लियर मैसेज, ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स, मैसेज फॉर सोशल मीडिया, है ना, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। जल्दी से आशीष साहे जी, क्या ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं? भले ही मुस्लिम कंट्रीज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान पे बड़ा आरोप ईरान लगाता है हमेशा कि वो अमेरिका का समर्थक है, अमेरिका की तरफ इन्फ्लुएंस्ड है? क्योंकि ईरान की जाती दुश्मनी है सऊदी से, और पाकिस्तान के सऊदी से अच्छे रिश्ते हैं। उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रखा है लास्ट ईयर। तो अब वो आज का ही कोई स्टेटमेंट है, पता नहीं कॉरबोरेटेड नहीं है, कि अगर सऊदी पे हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये इनके डिफेंस पैक्ट का जैसे नाटो का आर्टिकल 5 है उसके बराबर है कि अगर सऊदी पे कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी पे हमला माना जाएगा। उस पैक्ट का एक क्लॉज है, एग्जैक्टली पैरा 5 ऑफ नाटो ट्रीट का है। तो उसमें ईरान को जाहिर है, उनको शक होता है कि ये पाकिस्तान की 3 डेलीगेशन जो सऊदी गई हैं वो क्या डील करके आए, क्या बात की है। लेकिन इन्होंने भी सीबीएम के तहत ईरान के पास भी इन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने ईरान के पास गोला बारूद भेजा है, मिसाइलें भेजी हैं इस लड़ाई के लिए। तो सबका ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है ना, क्योंकि ये क्लैरिटी के साथ। आपको एक बात बताओ, आसिफ मुनीर ने आज से 8-9 दिन पहले, ये की रिपोर्ट है, कॉरबोरेटेड नहीं होती है, कहीं ओपन मीडिया में नहीं है, अचानक बीजिंग पे फोन कर लिया और उसको सीआईए ने क्वेश्चन किया विद इन 4 आवर्स कि आप ये बताएं कि आप हमसे बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं। ये बीजिंग को किसको कॉल किया? आप सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को, आसिफ मुनीर का कॉल था, जिसको सीआईए ने ट्रैक किया, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा। तब इन्होंने बोला अरे नहीं, हम उनको भी पास साथ में रखना चाहते हैं। एंड देन आसिफ मुनीर वेंट बैक टू बीजिंग रिक्वेस्टिंग बीजिंग टू कॉल अप व्हाइट हाउस कि आप प्लीज बता दीजिए कि हमने कोई और बातें नहीं की। तो ट्रस्ट डेफिसिट का ये हाल है कि अमेरिका इज मॉनिटरिंग द हाईएस्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस ऑफ पाकिस्तान 24/7।
थ्रू और वेरियस। सर मुझे लग रहा है कि उठते बैठते सोते जागते हर रूप में तो एक बड़ी भूमिका रहती है, शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है भरोसे की, इसके पहले भी बातचीत को रही। मैं आगे बढ़ूं लेकिन जल्दी से अब अगली बड़ी ब्रेकिंग भी अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर ये है, इजराइल और अमेरिका के जो विध्वंसक मंसूबे हैं उन्हें बड़ा झटका लग चुका है। कैसे? दरअसल इजराइल और अमेरिका ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ईरान में हमले किए थे, लेकिन अब जैसे ही सीज फायर हुआ एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस हमले में ध्वस्त जो ब्रिज है अब वहां पर मरम्मत कार्य शुरू हो चुका है। यूएस हमले के बाद में ईरान ने जिस तरह से रिकवरी शुरू की वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। हमले के बाद में काशान में एक बार फिर से ट्रेन दौड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे यातायात प्रभावित हुआ था अब उसको भी अब बहाल किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक की थी और जो याबाबाद रेलवे ब्रिज है वो एक तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन याबाबाद ब्रिज पर पहली ट्रेन का सफल ट्रायल भी हो चुका है। 7 अप्रैल को ही यूएस इजराइल ने यहां पर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के बावजूद ईरान में ट्रांसपोर्ट सेवा एक बार फिर से बहाल होती हुई नजर आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। ये वो मैसेज है, ऐसा लगता है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं इसका भी जवाब साहिल सर क्विकली आपसे लेना चाह रही हूँ। ये ईरान का बहुत बड़ा मैसेज है, हमें जितना तोड़ोगे हम मजबूती से रिकवर होंगे और हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार ये लग रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज करेंगे, ईरान की अर्थव्यवस्था को गिराएंगे तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा। ये एक बड़ा मैसेज है क्या? बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत वेलकम मैसेज है। देखिए युद्ध एक पागलपन है, चाहे वो कोई देश कर रहा हो, कोई नेता कर रहा हो। तो युद्ध के बाद आदमी को जीने का, ये सैलिनेशन पॉइंट प्लांट्स पे हमला कर रहे थे, अब ये पागलपन से बाहर आ रहे हैं और हमें खुशी है कि जितनी तेजी से अपने इंफ्रा को, क्योंकि उस पे लोगों की जिंदगी है, आप देखिएगा इसके 40 से 50% कॉन्ट्रैक्ट्स ईरान को रीबिल्ड करने को अमेरिकन कंपनीज को जाएंगे। ये आप युद्ध विराम के बाद तुरंत देखिएगा। लेकिन फिर भी इतनी तेज रिकवरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट है। काफी कुछ रशिया से इनके पास अभी सपोर्ट फिर से आई हुई है पिछले 3-4 दिनों में। रशियन प्रीमियर ने खुल के बोला भी है कि हम आपकी हेल्प करेंगे रिक्रिएशन में। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि वो उतना बर्बाद नहीं हो गए जितना ट्रंप कह रहे थे। जी यनाना जी बिल्कुल। अब जल्दी से मेजर शेख नदीम, एक तरफ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाल होने की बात होती है, पाकिस्तान ईरान से ये सारी चीजें क्यों नहीं सीख पाता? ठीक है मध्यस्थता की बात है, लेकिन वहां पर अपने घर में वहां पे 2 दिन से बड़े तबाही मच रही है। चलिए मैं तबाही पर बाद में बात करूं, लेकिन ये रिकवरी पर क्या कहेंगे आखिर? देखिए बहुत अच्छा साइन है, जैसा सर ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है। इनको जल्द से जल्द अपने इंफ्रा को रेस्टोर करना चाहिए ताकि आवाम को जो सहूलतें हैं वो मिले। लेकिन अमेरिकन यहाँ पे अब नहीं आएंगे क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। जिस तरह से इनकी लीडरशिप को टारगेट किया गया है उसमें स्पाई रोल रहा है इंडिया का भी, इजराइल का भी और अमेरिकन का भी। तो मैं नहीं समझता कि ये इन तीनों को अब आने देंगे। तो आप भी ये भूल जाए जो आप, अरे जनाब इंडिया का आप देखिए, बात अभी अच्छी होते होते आपने जिस तरह से एक जो तार छेड़ने की कोशिश की ना, ईरान के साथ में कौन सी सीमाएं कनेक्ट होती हैं? अरे ईरान हमेशा इंडिया की तरफ से बातचीत कही गई, शांति की, प्रेम की, दिखावे वाली बात नहीं होती ना कॉपी पेस्ट वाली बात होती है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ ये जो रीजन है ना हमारा, जहाँ हम सब रहते हैं, इस रीजन में पीस होना चाहिए, यहाँ सबकी जो है ना म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के सोवरेनिटी की। और इंडिया के पास तो बहुत अच्छा लेवरेज है कि बड़े भाई के तौर पर ये सारा के अंदर एक्ट करके और ईरान को भी शामिल करके ये एक इस रीजन के अंदर एक बड़े भाई का रोल प्ले कर सकता है। जैसे सर आशीष ने भी कहा कि देखिए जंगें जो है पागल लोग छेड़ते हैं, अमन ही असल जो है खुशहाली की वो की है और चाबी है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि 80% ऑलरेडी तय है मामला, तो अब बाकी 20% के ऊपर बात होनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान ईरान का नहीं है, पूरी दुनिया को अमेरिका से, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान इंडिया का वनडे मैच की तरह है कि आखिरी बॉल के ऊपर जो है ना वो मैच का फैसला होगा। हम सब उस वक्त तक जो है ना वो बिल्कुल एज के ऊपर बैठे रहेंगे। आपने कहा कि इंडिया को ईरान को भी शामिल करना चाहिए। अखंड भारत की बात तो हम हमेशा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और बहुत ढेर सारे हिस्से हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ तो वो तस्वीर भी बनेगी, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में तो जरूर एक पॉजिटिव होप यहाँ पर नजर आती है कि मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो खत्म हो। कल की बैठक में बहुत कुछ पता चलेगा। आप दोनों ही खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स आपने दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।